नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपकी आने वाली एमपी पुलिस की एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो याद रखना है। जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। तो दोनों ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। अगला, अस्पृश्यता उन्मूलन को किस अनुच्छेद से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो याद रखना है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 17 में यह बताया गया कि भारत का कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का काम नहीं करेगा। अगला, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में बताया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक जो लोग हैं इनके हितों में संरक्षण की बात कौन से अनुच्छेद में की गई? तो याद रखना है जो अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के बारे में बात की गई। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? एक ही क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बनेंगे, तो याद रखना है जो संविधान का अनुच्छेद 370 है, ये अनुच्छेद 370 क्या बताता है? तो अनुच्छेद 370 ये बताता है कि जो भारत की संसद है ये भारत की संसद क्या कर सकती है? तो संविधान में संशोधन कर सकती है। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368 के तहत भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 368 में किस बारे में? तो संविधान में संशोधन के बारे में। लेकिन संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, ये बात 370 में बताई गई है। अगला, धन विधेयक को केवल प्रस्तुत किया जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है जो धन विधेयक है ये केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में ही केवल धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, ये बात आपको इंपोर्टेंट याद रखनी है। अगला, 73वें संशोधन को राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से एक को प्रभावी करने के लिए लाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो 73वां संविधान संशोधन है ये 73वां संविधान संशोधन सन 1992 में होता है। और इसमें किसके बारे में चर्चा की गई? तो पंचायतों के बारे में 73वें संविधान संशोधन में चर्चा की गई। और अनुच्छेद 40 में किसके बारे में बात बताया गया? तो पंचायत के बारे में ही अनुच्छेद 40 में बताया गया। तो जो 73वां संविधान संशोधन है ये अनुच्छेद 40 को प्रभावी करने के लिए, अनुच्छेद 40 को शक्तियां देने के लिए, पंचायत को शक्तियां देने के लिए लाया गया था 73वां संविधान संशोधन। अगला, धन विधेयक केवल प्रस्तुत किया जा सकता है। तो याद रखना है जो धन विधेयक है इसे सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो मैंने आपको बताया लोकसभा में इसको केवल प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है ये भाषण की स्वतंत्रता से संबंधित है। मतलब आप कहीं पर भी कभी भी भाषण दे सकते हो। ये भाषण की स्वतंत्रता आपको किसके अंतर्गत दी गई? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपको भाषण देने की स्वतंत्रता दी गई। अगला, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो याद रखना है दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, लेकिन अधिकतम संख्या यहाँ पर 250 हो सकती है। अगला, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें यहाँ त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो भारत के उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। अगला, संसद में
संसद ने किस वर्ष 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। संविधान में एक संशोधन किया गया था जिसका नाम है 61वां संविधान संशोधन। ये 1989 में लाया गया था और इसी संविधान संशोधन के तहत क्या किया था, तो वो वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई थी, तो 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये कब लाया गया था? 61वां संविधान संशोधन 1989 में लाया गया था। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार संसद में भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद हमें ये बताता है कि जो संसद है इनमें कौन कौन शामिल है। तो संसद में एक तो आपकी लोकसभा शामिल है, एक इसमें राज्यसभा शामिल है और संसद में कौन शामिल है, तो राष्ट्रपति शामिल है। तो ये बात किसमें बताई गई, तो ये बात संविधान के अनुच्छेद 79 या 29 में ये बात कही गई कि जो संसद है, इस संसद में 3 चीजें शामिल है, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मौलिक कर्तव्य है, ये मौलिक कर्तव्य के बारे में संविधान के कौन से भाग में बताया गया? तो याद रखना है दोस्तों, संविधान का जो भाग 4A है, इस भाग 4A में किसके बारे में चर्चा की गई? तो संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा की गई है। अगला, यूपीएससी के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो यूपीएससी के सदस्य, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और जो सदस्यों की नियुक्ति की जाती है वो कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 316 के तहत यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अगला, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर भारत में ऐसी स्थिति आ गई कि मान लो राष्ट्रपति पद पर नहीं है, तो जो राष्ट्रपति का पद है वो कौन संभालेगा? तो वो उपराष्ट्रपति संभालेगा। लेकिन अगर फिर स्थिति ऐसी आ गई कि उपराष्ट्रपति भी पद पर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वो क्या करते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संबोधित करते हैं। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो पद कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति। जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों नहीं रहेंगे तो जो राष्ट्रपति का पद है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। अगला, राज्य सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए भारत के केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निकाय था राज्य पुनर्गठन आयोग, यहाँ किस वर्ष गठित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है दोस्तों। भारत में एक आयोग आया था जिसका नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग, और जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसकी स्थापना या इसका गठन 1953 में किया गया था। और इसकी जब रिपोर्ट आई तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार 1 नवंबर सन 1956 को क्या किया गया? तो भारत में 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई। इसने अपनी रिपोर्ट 1 नवंबर 1956 को दी गई और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसके द्वारा किया गया। अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है उसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कहीं भी अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि मान लो किसी भी केस के मामले में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, अब गिरफ्तार करने के बाद में उस व्यक्ति को मात्र 24 घंटे तक ही कहां रखा जा सकता है? तो 24 घंटे तक ही थाने या जेल में रखा जा सकता है। 24 घंटे के अंदर उसे किसी भी स्टेट में किसी भी स्थिति में जो नजदीकी न्यायालय है या जो नजदीकी मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष पेश करना जरूरी होता है, उसको थाने में रखा नहीं जा सकता है। अगला, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे ये कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। याद रखना है दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन या प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे।
अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो याद रखना है दोस्तों, वित्त आयोग के गठन के बारे में अनुच्छेद 280 में बताया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में एक वित्त आयोग होगा, यह बात किसमें लिखी? तो 280 नंबर के अनुच्छेद में यह बात बताई गई। अगला, युद्ध की घोषणा यह शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कहीं भी कभी भी ऐसी स्थिति आ जाए कि भारत में युद्ध की घोषणा करनी पड़े या फिर किसी भी स्थिति में ऐसा मौका आ जाए कि शांति की घोषणा करनी पड़े, तो इसमें सक्षम कौन है? तो ये काम सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं। याद रखना है दोस्तों, जो भारत में 3 सेना है, तीनों सेना के जो प्रमुख है, तीनों सेना के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, और जब भी युद्ध की घोषणा करनी होती है तो युद्ध की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगला, भारत में निर्वाचन आयोग के चुनाव में से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर एक नाम आया, भारत का निर्वाचन आयोग। और जो भारत का निर्वाचन आयोग है ये किस किस का चुनाव करवाता है? तो ये एक तो राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, एक उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, एक लोकसभा का चुनाव करवाता है, और एक राज्यसभा का चुनाव करवाता है, एक विधानसभा का चुनाव करवाता है। इतने चुनाव कौन करवाता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। जबकि राज्य की जो पंचायतें और नगर पालिकाएं, इनका चुनाव कौन करवाता है? तो इनका चुनाव राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है। राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है। इंपोर्टेंट बात है, ध्यान से देखना कि भारत का निर्वाचन आयोग किस किस के चुनाव करवाएगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। जबकि राज्यों की जो पंचायतें हैं और जो नगर पालिका है, इनके चुनाव कौन करवाता है? तो इनके चुनाव राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है। ये भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करवाता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर भारत के संविधान में देखें तो कहीं से कहां तक उप प्रधानमंत्री के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई, लेकिन फिर भी भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। अगला, भारत में कहीं भी किसी भी मामले को स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? तो याद रखना है दोस्तों, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? मान लो किसी भी राज्य में कोई केस चल रहा है, तो कोई भी केस जो होता है ये चाहे तो अपने पास बुला सकता है सुप्रीम कोर्ट, चाहे तो बोल सकता है कि भाई राज्य ये केस आप मेरे पास कोई भेजो, या सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कोई केस इसके पास चल रहा है तो ये केस किसी भी राज्य के पास भेज सकता है। तो कोई भी मामला, कोई भी केस को स्थानांतरित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। अगला, सन 1895 में किसके द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी? तो याद रखना है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक साहब के द्वारा सबसे पहले सन 1895 में क्या किया गया था? तो संविधान बनाने की मांग की गई थी। और याद रखना है, इन्होंने एक पत्रिका में ये बात कही थी, स्वराज पत्रिका में। स्वराज पत्रिका के द्वारा बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में संविधान की मांग की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सन 1922 में निम्नलिखित में से किसने यह उजागर किया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनना चाहिए? तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने सन 1922 में यह बात कही थी अंग्रेजों से या भारत के लोगों से कि जो भारत का संविधान बनेगा वो भारत के लोगों की इच्छा के अनुसार बनेगा। ये बात महात्मा गांधी जी ने सन 1922 में कही थी। अगला, सन 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? मोस्ट इंपोर्टेंट बात है दोस्तों, सन 1924 में एक महान व्यक्ति आए जिनका नाम है मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू ने 1924 में एक बात कही कि जब हम भारत का संविधान बनाएंगे तो इसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए, संविधान सभा का गठन किया जाए। ये बात किसने की थी? तो ये बात मोतीलाल नेहरू ने सन 1924 में बताई। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखना है दोस्तों, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया सन 1924 में। जो एम.एन. रॉय है, इनके द्वारा संविधान सभा की बात की गई औपचारिक रूप से एम.एन. रॉय के द्वारा। अगला, 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो कि युद्ध उपरांत
संविधान का निर्माण करेगी। तो दोस्तों याद रखना है 1942 में एक मिशन आया था जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा क्रिप्स मिशन कब आया, तो 1942 में आया। और क्रिप्स मिशन ने क्या बोला था कि जो अभी युद्ध चल रहा है, जो विश्व युद्ध चल रहा है, जैसे ये युद्ध खत्म होगा उसके बाद भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ था, तो मुस्लिम लीग ने इस क्रिप्स मिशन का बहिष्कार कर दिया, तो क्रिप्स मिशन क्या हुआ, समाप्त हो गया। तो दोस्तों ये संविधान के आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे भी इसी प्रकार से हम क्लास लाते रहेंगे ताकि आपके एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ना छूटे। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, बिलीव इन योरसेल्फ।